चलिए आज फिर नए सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए हमने इसी चैनल पे 17 अगस्त 2022 रेलवे हमारा पिछला एग्ज़ाम कब ले रखा है 2022 में 17 अगस्त से शुरू किया था। तो 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट का हमने इसी चैनल पे तीनों शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस डाल दिया। आज हम शुरू करेंगे क्या चीज़, अगले डेट का यानी 18 अगस्त का शिफ्ट 1 का डिटेल एनालिसिस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे कैसे दिया है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब तीनों पहले नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर 17 से अगस्त वाला शिफ्ट थर्ड यदि आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ खास लेवल नहीं था इसका, है ना। आज देखते हैं क्या लेवल दिया है। आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल ही दे रखा है ज्योमेट्री से। किससे दे रखा है? ज्योमेट्री से। इधर थोड़ा सा कट रहा है, इसको ठीक कर लिया जाए। ये कट रहा है, अब ठीक है, अब नहीं कटेगा सवाल, नहीं तो सवाल यहाँ से कट जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है हमसे, एक ये डायग्राम दे रखा है। बोल रहा है ना कि इसमें ए बी जो है समानांतर है। ये डायग्राम देख के भी पता चल रहा है कि ये जो ए बी है समानांतर है क्यू पी के। और कुछ वैल्यू दे रखी है तो हमसे पूछ रहा है पी क्यू का मान बताइए। किसका वैल्यू पूछ रहा है? पी क्यू का। पी क्यू का मान निकालने के लिए हम बोले कि पी क्यू कितना है, तो सर पी क्यू है x + 10। 20 से क्यू कितना है? x + 10। इसका मतलब अगर x का मान अगर हम निकाल दें तो ये मान निकल जाएगा। यानी सारा कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे? x का मान निकालने के लिए। देखिए ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरिटी, समरूपता। दो त्रिभुज कब समरूप होगा, ठीक है। दो त्रिभुज जब देगा तो कब सिमिलर होगा, कब सिमिलर नहीं होगा। उसका सिंपल नियम है, या तो एंगल एंगल एंगल, कोण कोण, साइड साइड, ये सब बराबर है तो समरूप हो जाएगा। या फिर एक कोण दो साइड बराबर हो तो भी समरूप हो जाएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले देखेंगे कि क्या इन दोनों में, यानी त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, दोनों समरूप है कि नहीं। इसमें दो ट्रायंगल है, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम शुरू करते हैं कहीं से भी। मान लो यहीं से शुरू कर दे रहे हैं, तो मान लो एक ट्रायंगल, हम बड़े वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं क्यू पी और आर। एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए क्यू पी आर। ये क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप है कि नहीं। समरूप है तब इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे और मान निकालेंगे। पहले बेसिक्स समझ लेते हैं, ठीक। पहला ये है क्यू पी आर। दूसरा छोटका त्रिभुज क्या है भाई? छोटका त्रिभुज है तो बोलिएगा सर देखिए छोटका त्रिभुज है क्यू पी आर से शुरू किया है तो इसे शुरू करेंगे ए बी और कौन आर। दूसरा ट्रायंगल है ए बी आर। हमको बस ये देखना है कि क्या ये दोनों समरूप है कि नहीं। समरूप होने का नियम क्या क्या है समझते हैं। समानांतर होना चाहिए, बिल्कुल समानांतर है। दोनों में कॉमन एक एंगल देखिएगा आर, तो दोनों में क्या है? कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। ये समरूप है तो सिमिलरिटी का नियम जब लगाइएगा इसमें, ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है कौन? ट्रायंगल ए बी आर के। तो जब सिमिलरिटी का नियम लगाइएगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें, जो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो दिया है। जिसे वैल्यू दे रखा है क्यू पी, तो इसका नियम होता है क्यू पी जो है क्यू पी बटा इस बड़े वाला ट्रायंगल का बड़ा वाला, इस छोटे वाला ट्रायंगल का वही कौन है? ए बी। तो क्यू पी बटे ए बी बराबर होता है, अब बड़े वाला ट्रायंगल का कौन दिया है? क्यू आर, या सॉरी पी आर। तो बड़े वाला ट्रायंगल का पी आर बराबर होगा किसके? बी आर के। ये कॉन्सेप्ट है कब? जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तब। हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया। अब इस पर सिंपल इसका वैल्यू डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हुआ जो डिटेल मेथड हुआ। दूसरा समझाएंगे बाई ऑप्शन कैसे बनाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही बनाइए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ जाइए कि जब ऐसा दिया हो ना तो दिमाग में पहले से समझिए सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, तभी ये बना रहा है, ठीक है। आइए इसको पहले देखते हैं। क्यू पी कितना है भाई? तो बोलिए सर क्यू से पी कितना है? x + 10। कितना है? x + 10। ए बी कितना है? ए बी कितना है? x। हम बोले पी आर कितना है? तो बोले सर पी यहाँ पे है, आर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा हुआ, ये x + 2 है, और प्लस, सॉरी x + 2 नहीं है, ये x/2 है, और ये x प्लस क्या है? 1। पूरा ये किसका मान हो जाएगा? p से r तक। इसको अगर करिएगा तो ये हो जाएगा 3x + 2 और बटे कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका मान रख देंगे पी आर का 3x + 2 बटे कितना? 2। और बी आर कितना दे रखा है भाई? छोटे ट्रायंगल का छोटा वाला हिस्सा कितना? x/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x और ये 3x, ये x है, इधर 3x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x।
और ये इधर 2 है, इधर 10 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 4। x का मान हम इसलिए निकाले क्योंकि हमसे पी क्यू पूछा था, p में x का मान अगर 4 डालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 14, यानी पी क्यू का मान कितना यूनिट है भाई 14 यूनिट। ये हुआ डिटेल मेथड, ये समझाने के लिए जब ट्रायंगल समरूप हो तब, है ना। बनाना इसे नहीं है, बनाना आपको इतना प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को फटाक फटाक डालिए, आंसर लाइए। जिससे इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखो ऑप्शन जो दे रखा हमको पूरा देखा है, कभी पूर्णांक में नहीं दिया, ये तोड़ ताड़ के नहीं दिया है, पूर्णांक में डेसिमल में ऐसा नहीं देता है, बहुत कम देता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो हिस्सा है x का मान, यहाँ पे जिसे पी क्यू पूछ रहा है तो पी क्यू एक्स का मान कुछ रखना होगा, और ये जो वैल्यू दिया ऑप्शन में किसका मान दिया है पी क्यू का, यानी इस पी क्यू का वैल्यू में x का मान ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, जैसे मान लो कि 13 रखे, कितना पी क्यू का मान रखे 13, फर्स्ट ऑप्शन। अगर 13 रखिएगा तो x बराबर कितना रखना होगा 3 रखिएगा तो ये 3/2 कटेगा ही नहीं, 1.5 आ जाएगा। तो ऐसा मान रखना है, कम से कम पूरा कट जाए। ऑप्शन भी रखना है ऐसा, तो ये ना कि कैलकुलेटिव और बन जाए, आसान बने। जिसे मान लो ऑप्शन बी रखेंगे तो ऑप्शन बी में x का मान क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4। तो जब सिमिलरिटी का नियम लगाएंगे x बराबर 4 रखेंगे तो सिमिलरिटी का नियम में बोलता है कि बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ा वाला हिस्सा यानी 4, ये कितना हो जाएगा 14, बट छोटे वाले ट्रायंगल का सेम वही हिस्सा क्या हो जाएगा x कितना रखे हैं 4, x का मान कितना रख रहे हैं ऑप्शन में 4, भाई ऑप्शन यहाँ पे लगा रहे हैं बराबर छोटे वाले फिर बड़े वाले ट्रायंगल जो लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का अगला कौन लेंगे साइड, पी आर, कौन लेंगे पी आर। तो पी आर का मान यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, x का मान जब यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 का आधा कितना 2, 5 2 कितना 7, और बट्टे में छोटे वाले ट्रायंगल का क्या लिखेंगे बी आर कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना 2। अब इसको कटाइएगा तो ये भी कितना होगा 7, ये भी कितना 2, 7 बराबर 2 बराबर 7 बराबर 2, यानी कह सकते हैं बराबर है। x का मान क्या डाले थे 4, पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 14। भाई ऑप्शन भी बनाइए, है ना, और भाई ऑप्शन ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है, बन जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाइए इसको। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका मार्क्स प्राइस कितना है भाई 10,490 रुपया। हमसे बोल रहा है कि अब वह 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर डिस्काउंट परसेंट बताइए। देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट, उसमें पढ़िएगा जब डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, जो भी छूट मिलता है ऊपर, डी यानी डिस्काउंट, यानी जो भी छूट मिला ऊपर लिखिए, और छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पे मिलता है, प्रतिशत लाने के लिए 100, ये कॉन्सेप्ट है, लिखते चलो, नया नया चीज़ें जब सीखो लिख लो उसको, क्लियर है। डी बराबर डी, यानी कि अगर डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है तो जितना छूट मिला है ऊपर, हम बोले छूट कितना मिला है, तो बोले सर देखिए उस पर अंकित था 10,490, हमको दिया 9,441, 9,441 यानी कह सकते हैं किसमें से इसको घटाइएगा, यानी हमको रुपया के रूप में, पैसा के रूप में कितना छूट मिला 1,049 रुपया, इसमें से इसको घटा लिए। हम बोले क रुपया से छूट दिया भाई, तो बोले सर 10,490 रुपया से प्रतिशत लाने के लिए 100, ये तो 10 बार में कट जाएगा, 1 सोना से 1 सोना, उसको परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट कितना मिला 10%, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमने इसी चैनल पे कल एक पॉइंट डाला है, एक टॉपिक डाला है पुनरावृत्ति रेकरिंग डेसिमल, उसी का है, उसको बढ़िया से देखिए, प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, ये बन जाएगा फटाक से। जैसे देखो इसको पूरा भिन्न के रूप में बदलिए, पी बटे किस के क्यू के रूप में, हम कल बताए थे इसको उसमें कि क्या हम इसको 2.6 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, 2.6 पे क्या लिख सकते हैं रेकरिंग, क्यों, क्योंकि 6 का क्या हो रहा है रेपिटेशन हो रहा है, तो 2.6 का रेकरिंग इसको लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, है ना, उधर नहीं, इसको 2.6 पे रेकरिंग और इसको 2.7 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, जो हो, कल बताए थे कि सिंपल का करिए, लिख लीजिए। रेकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि इसी अब संख्या का रिपीटेशन होगा, कल बताए थे कि इसको अलग नहीं करना है, सिंपल प्लस है तो इसको 2 और 2 कितना लिखिए 4, प्लस का साइन है प्लस का साइन, ये 6 बटे क्या आ जाएगा 9, और ये 7/9 कितना आ जाएगा 7/9, क्योंकि रेकरिंग हट रहा है तो बटा में क्या आ जाता है 9, ये हो जाएगा 4 7 6 13, 13/9,
9 4 36, 36 13 कितना होता है 49। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये 49 बटे पी बटे क्यू का मान कितना हो जाएगा 49/9। कल इसको पढ़ाए हैं, बढ़िया से जाकर समझना है। आइए एक SICI का क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है सर देखिए हमने ना 1280 रुपये पर एक हमको प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है 1280 रुपया। देखिए साधारण ब्याज होता है, सिंपल, मतलब उस पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, ये बहुत आसान होता है। हमसे पूछ रहा है कि ब्याज बताइए कब, जब कोई व्यक्ति 1280 रुपया किसी को उधार देगा या किसी से उधार लेगा। हम बोले कितने सालों के लिए, तो 3 साल के लिए। तुम ब्याज क्या लोगे, तो ब्याज तो निकालना है रुपया में, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है कि प्रतिशत के रूप में सर आप हमको दीजिएगा 5%। सालाना, सॉरी, रेट ऑफ परसेंट जो रहता है हमेशा सालाना रहता है। तो 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितने परसेंट देंगे। जो भी पैसा है 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, यानी इसका 15% देना होगा। काम खत्म, जो भी है कटा लीजिए अपना। इसको आंसर बताइए निकाल करके, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कितना आंसर होगा। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन फिर से दे रखा है। वो रखा है सर देखिए एक वस्तु की कीमत अभी कितनी है, 5000 से 2000 रुपये कम है। डीलर 10%, खुदरा विक्रेता इतना, तो ग्राहक का अंतिम मूल्य कितना होगा। देखो डाला है, चलिए देखिए हमने एक आर्टिकल का प्राइस पूछा, एक आर्टिकल का प्राइस, वो नहीं बता रहे कि कितना आर्टिकल का प्राइस है, लेकिन ये बोल रहा है कि देखिए ये नहीं पता हमको आर्टिकल का प्राइस कितना है, लेकिन इतना पता है कि जो भी आर्टिकल का प्राइस होगा 5000 से 2000 रुपये कम। तो अरे क्लियर बोलो ना कि उसका प्राइस कितना है 3000। कैसे, 5000 से 2000 रुपये कम है तो कितना है आर्टिकल का प्राइस 3000। हम बोले करना क्या है ये बताओ। तो बोल रहा है कि देखो एक ग्राहक है एक आर्टिकल खरीदने जा रहा है जिसका क्रय मूल्य कितना है 3000। अभी है क्रय मूल्य कितना 3000, लेकिन उसको 3000 में नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इस 3000 आर्टिकल पर कोई थोक विक्रेता है उसको 10% का छूट दे रहा है। कितने परसेंट, 10%। तो थोक विक्रेता 10% छूट देगा तो 90% लेगा। 90% का भिन्न डायरेक्ट 9/10। अब बोल रहा है कि थोक विक्रेता जो है वो भी बेचेगा रिटेलर को, यानी छूट जो खुदरे विक्रेता है उसको, तब ना ग्राहक खरीदेगा, कि डायरेक्ट होलसेल में जाके खरीदोगे, है ना। तो अब इसको 5% छूट मिलेगा, यानी कि 95% लेगा। कितने परसेंट, 95, और 95% के 19/20। आप इसको जैसे कटाना है कटा लीजिए, सिंपल। इसका आंसर जो निकालना है, जैसे देखो इसका 9% होगा, 9 × 2700, उसमें फिर 5% है, 2700 से कम तो ही होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 2700 से कम, थोड़ा सा ही कम, फिर 5% छूट मिलेगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सही। कैलकुलेशन कर लेना है। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं रेलवे के लिए, स्पेशलिस्ट। सारे शिफ्ट में 1-2 का सवाल दे रहा है, देखिए इसको समझते हैं। जितना सवाल करा रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसका ही रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। इतना भी कर लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, जिससे इसको समझते हैं। देखिए हमसे दे रखा है कि सर देखिए एक लीनियर इक्वेशन पहले से दे रखा है इक्वेशन, उसके 2 मूल हैं, एक और मूल 2 को दिया है और इसका इक्वेशन पूछ रहा है। जैसे देखो सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन कभी भी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो इक्वेशन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉरी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, वो पहले समझते हैं। कि हमें कोई द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात समीकरण क्या करना है, लिखना है, तो इक्वेशन लिखाता कैसे वो पहले यहाँ पे समझते हैं। अगर समीकरण हमको लिखना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले लिखिए एक्स, क्या लिखिए x², क्या लिखना है x²। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। फिर 2 मूल होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो उसमें रूट्स होते हैं। अब मूल क्या होगा, अपरिमेय परिमेय। इसके लिए निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है डिक्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं b² - 4ac। वो बताता है कि मूल कैसा होगा, अपरिमेय होगा परिमेय होगा। जो मूल निकलेगा तो वो काल्पनिक होगा कि कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कितने मूल होंगे, मूल होंगे 2 अगर, तो क्या दोनों एक समान होंगे। ये सारा चीज़ जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी समझिए कि जब ऐसा ये निकलेगा तो उसमें मूल होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, द्विघात समीकरण में, उसको रूट्स बोलते हैं मूल। तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, पहले लिखिए x², उसके बाद जो भी मूल है, मान लीजिए कि यहाँ पे मूल 1 दिया है और एक मूल यहाँ पे दिया है। जैसे इस द्विघात समीकरण को थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को समझो, है ना।
कि वो रखा है कि देखिए एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, द्विघात समीकरण, ठीक है, एक द्विघात समीकरण हमको दे रखा है और इसके मूल हैं ए और कौन, बी, ठीक, इसके मूल कौन सा है, ए और बी। हमसे पूछ रखा है कि सर एक और द्विघात समीकरण हमको आप बताइए जिसका मूल एक होगा ए 1/a प्लस 1/b और दूसरा मूल कौन होगा, ए बी। यानी कि दो मूल हमको ऑलरेडी दे रखा है ये वाला, और इसका हमसे इक्वेशन पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा जिसके मूल ये हैं। हम मान लेते हैं कि जो इक्वेशन निकालना है इस मूल का नाम, इस जो मूल का नाम हो जाएगा इसका नाम मान लो रख लेते हैं हम अल्फ़ा। क्या रख लेते हैं, अल्फ़ा। और इस मूल का नाम रख लेते हैं मान लो बीटा। क्या रखते हैं, बीटा। तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखना है, मूलों का योग। किसका लिखना है, मूलों का योग। यहाँ पे x लगा लेना है प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ये मूलों का योग यहाँ पे क्या होगा, मूलों का योग, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। ये किसी भी इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। मतलब अगर हमको ये इक्वेशन निकालना है तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे समझते हैं। यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा और बीटा, यानी कि यहाँ से अगर अल्फ़ा का मान पूछूँ कि अल्फ़ा का मान बताओ, तो बोले सर अल्फ़ा का जो मान होगा, यहाँ पे चुपचाप का करिए आप एलसीएम लीजिए। किसका, इसका एलसीएम लेके जोड़ है ना, सिंपल जोड़ रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर ये प्लस क्या हो जाएगा, बी। ये प्लस क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। हम बोले बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान बताओ, तो बीटा का मान वो खुद दे रखा है, ए और क्या चीज़, बी। यानी अगर अल्फ़ा का मान निकालना होगा तो पहले ए प्लस बी का मान निकालना होगा और ए बी का मान निकालना होगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमको इसीलिए दिया है, उसको निकालने के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि कोई द्विघात समीकरण दे रखा है पहले से, लीनियर इक्वेशन दे रखा है, और तुम हमें बताओ कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, दो मूल दिया है ना, ए और बी, इसका योग क्या होगा, तो बताइएगा कि सर देखिए आप बताए हैं मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी बटे क्या होता है, ए। माइनस बी बटे ए। माइनस बी का माने कुछ नहीं दिया रहता है तो एक छुपा रहता है, -1 और बटे 1, यानी कि मूलों का योग हम निकाल दिए कितना, 1। मूलों का योग हम निकाल दिए कितना, 1। क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि मूलों का गुणनफल बताओ, दो को मूल दिया है ए और बी, इनका गुणनफल बताओ, तो बतलिएगा कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है मूलों का गुणनफल c/a। c का मान कितना है, -2 और a का मान 1, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना निकाल दिए, -2। कितना निकाल दिए, -2। ये क्यों निकाले, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का मान हमको चाहिए था। अगर यहाँ से a प्लस बी का मान पूछे तो बोलो -1, और ए बी का मान पूछे तो -2। यहाँ से निकाले गुणनफल। ये अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल दे कितना, 1/2। अगर मैं बीटा का मान पूछूं तो इसको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ए और बी का मान कितना दे रखा है, -2। इतना हमने निकाल लिया। अब अपने हम इक्वेशन पे आ रहे हैं जो हमसे सवाल पूछ रखा है। सिंपल जो दिया है वो पहले लिख लो, x² दिया था, x² लिख लिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर जोड़ोगे, चलो मान डाल देते हैं, एक स्टेप आगे ही बढ़ेगा। अल्फ़ा का मान कितना आया, तो अल्फ़ा का मान बोले सर कि 1/2 आया। कितना आया, 1/2। और ये क्या आएगा, -2। -2 क्यों, क्योंकि जो बीटा का मान है क्या है, -2, और बीटा यहाँ पे प्लस में है और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा, इसको पहले बाद में करते हैं, चल लिख लेते हैं। तो बोले सर कि अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान -2। जो दिया है वो बस सिर्फ वही काम किए हैं, मान डाल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला लाइन, यहाँ पे x² का x² हो जाएगा। ये जो है 2 दूनी का 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 3। -3/2। -3/2 यहाँ पे पहले से माइनस में है, क्या हो जाएगा, +3/2। और यहाँ पे x लगाना है, x ऊपर है, तो 3x बाई क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान से समझो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। लेकिन आंसर इस रूप में नहीं दिया, आंसर किस रूप में दिया है, ऐसा। देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन के फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 2 लगाया है। हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, 2 से इधर से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इधर कराएंगे तो ये 2x² प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस कितना, 2। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चीज़ों को समझना है आराम से, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है ना, ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए।
चलिए एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। आइए इसको भी समझते हैं। बोल रहा है क्या कि यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है तो कौन सा सही होगा। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं तब उसमें ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या समझना, ये कॉन्सेप्ट एक थ्योरी है। उस टाइम पे समझाया जाता है कि दो पैरेलल लाइन है, उसको जब एक ट्रांसफर लाइन एंड तिर्यक रेखा जब इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो संगत कोणों का योग समान होता है। ये सिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है संगत कोण कौन सा है। सिखाएंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। ये थ्योरी है, आप याद कर लीजिए इसको, है ना। संगत कोण क्या होता है, समान होता है। शीर्षाभिमुख, ये तिर्यक रेखा एक ही और योग समान नहीं होता है। क्या होता है बता रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का योग समान होता है, बिल्कुल। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर आंतरिक कोणों का योग बिल्कुल ये भी समान होता है। ये क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक और अंतर कोणों का योग समान नहीं होता है। इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट दे रखा है ना। कभी भी पाई चार्ट को बनाते समय बार बार सिखाते हैं क्या करना है। डायरेक्ट एक ही बार क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। इसमें दे रखा है कि 4 महीने दौरान श्रीमान पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों की क्रमशः अनुपात कितना है। देखो श्रीमान जी हैं दो, एक पी जी हैं और एक कौन, क्यू। ये लोग कुछ सेल कर रहे हैं, इनके द्वारा सेल किए गए कुल इकाइयों का अनुपात। बिल्कुल आसानी है, घर पे भी बना सकते हैं। बोले पी 4 महीना में कितना सेल किया है भाई, तो जोड़ लो। 80 8 3 11 5 160 9 6 15। पी कितना सेल किया है, पी जी, श्रीमान पी जी कितना 250, और क्यू का निकालो 6 4 10 170 230। कटा लो, कटने लायक रहे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी 25 और कितना 23। ये बिल्कुल आसान है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक दे रखा है, उसी को बस थोड़ा सा इधर उधर करके दिया। ये इसको भी समझते हैं। रखा है ए 4 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, 100, और बी कितने, उतने ही जितने ए 4 मिनट में, बी उतने 5 मिनट में, दोनों मिलकर इतने अंडे। देखो टाइम एंड वर्क जब पढ़ेंगे हम लोग ना तो टी बराबर होता है, पहले तो मान लो कितना समय लगेगा पूछे तो पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी काम कितना करना है, तो हमको काम कितना करना है 450, यानी 450 अंडे गिनवाने हैं। किससे, ए और बी से। हम बोले ए, पहले बउआ तू बता कि ए तुम्हारी इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी का मतलब ये होगा कि ए 4 मिनट में 100 अंडा, 4 मिनट में कब अंडा, 100 अंडा, तो 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है भाई, 25 अंडे गिन सकता है। ये 25 क्या आया, ए 1 मिनट में 25 अंडा गिन सकता है। बी बोल रहा है सर उतने ही अंडा, लेकिन गिनने में कौ मिनट, 5 मिनट, तो बी 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, 20। हम बोले दोनों मिलकर कितने गिन सकता है, 45, यानी कि 400, 1 मिनट में दोनों 45 अंडा, तो 450 अंडा गिनने में कौ मिनट लगेगा भाई, ऑप्शन डी। बिल्कुल आसान था, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, कुछ खास नहीं दिया। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुआ जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना ही कम से कम क्लियर करते जाओ, नोट्स तैयार करते रहो। नई नई चीज़ें जो मिले यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। उतना ही लिखते चलो कम से कम। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन दिया है हमको, समीकरण, और अभी बताएं कि समीकरण जब होगा तो उसमें रूट्स होंगे। रूट्स मतलब मूल, क्लियर है। तो उसमें से 2 भी मूल हो सकता है। ये कब बता, ये कैसे पता चलता है 2 3, वो सारी चीज़ समझेंगे। उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निकलता है। अभी हमसे बोल रखा है कि इसका एक मूल कितना है, 3, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। दूसरा मूल निकालने के लिए बहुत तरीका है, या तो मूलों का गुणनफल से जाओ या तो मूलों का योग से जाओ। गुणनफल से अगर जाओगे तो देखो c बटे ए होता है। c का मान क्या दिया है, c का मान क्या दिया है, k, और k क्या है, चर, और चर का मान अपने से कुछ नहीं डाल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर जो भी ये इक्वेशन है अगर इसका हम योग पूछे, वो 2 मूल है, मान लो a और b, कौन, a और b, इसका योग बताओ, तो बोले सर इसका योग होता है माइनस बी बटे सी। माइनस बी बटे क्या होता है, सॉरी ए, माइनस बी बटे ए। हम बोले उसमें से ए को मूल है 3 और बी का मूल हमको पता नहीं। माइनस बी है 12, बी है 1, बी है कितना, 1। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे माइनस 12 पहले से था, माइनस था ना पहले से। अब ये भी माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर 9। 12 है उधर, इधर 3 आके घटेगा, यानी कि दूसरा मूल का मान क्या हो जाएगा, 9। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो रेशियो का क्वेश्चन है, कितनी बार बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी इनका गुणनफल देखो एक बार लिख दे रहे हैं। इस रूप में दे, कभी भी इस रूप में दे तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।
ये x का मान क्या होगा, हमसे x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान क्या निकल जाएगा, ये 12 12 16 9 44, x का मान कितना निकल गया 16। क्यों निकाल रहे x का मान, हमसे पूछ रखा है कि दो ऐसा वैल्यू दे रखा है, उसमें से हम x और y का मान निकालिए, इसमें x दिया और इसमें y, और 2x प्लस y का मान बताइए। और इसमें तुमसे y का मान अगर पूछे तो बोले सर इसका इसका गुणनफल इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये 14 दूनी का 28, 14 या 42, 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, y का मान कितना आ जाएगा 63। अब 2x हो जाएगा, यानी कि ये 32 और ये कितना 63, 32 63 कितना होता है 95, ऑप्शन कौन सा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10 सहभाज्य संख्याओं कि किसी भी समूह का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखो पहले तो सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, है ना, किसी से ना कटे। तो कोई बोलेगा एक से कटे, एक और अपने आप से कटे, क्या मतलब बनता है ना, किसी से ना कटे। जैसे 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है को प्राइम नंबर। तो कभी भी को प्राइम नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, एक होगा। कॉन्सेप्ट है, याद करो, लिख लो, चाहे वो को प्राइम नंबर 10 गो हो, 20 गो हो, 1 लाख 2 लाख तक कितने हो, अगर वो को प्राइम सारी की सारी संख्या को प्राइम है तो उनका HCF कितना होगा, एक होगा हमेशा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हमसे क्वाड्रेटल का कि ABCD एक चतुर्भुज है ना, इसका एरिया ज्ञात करें। कब, जब इन चारों पॉइंट का कुछ वैल्यू दिया। देखो जब चतुर्भुज पढ़ेंगे क्वाड्रेटल तो उसमें बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, समानांतर समचतुर्भुज, सबका अलग अलग तरीका है निकालने का। जब पॉइंट दे हम वो सीखेंगे जो हमसे क्वेश्चन दे रखा है। सिंपल जो पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट है A B C और कौन सा D। ए का मान कितना है भाई 0 और -2, बी का मान कितना है 2 और 1, सी का मान कितना है 0 और 4, डी का मान कितना है 2 और 1। एक तो तरीका है कि इसका मिड पॉइंट निकाल करके साइड का एंगल, जैसे भी फंसना नहीं है, बस जैसे चीज़ें समझ में बनाओ आगे बढ़ो। जिससे देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए। क्यों, क्योंकि सबका निकालने से बेहतर है कि अगर ट्रायंगल इसको बना दिए तो ये 2 ट्रायंगल बना दिए, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लें तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर। तो अगर इसका निकाल लें तो इसका दोगुना कर देंगे, काम खत्म। अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के भी बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब बिन पॉइंट दे, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तब एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तुमको, क्या एरिया बराबर क्या होता है। सिंपल लिखो 1/2, क्या लिखना है 1/2, याद करने का तरीका बता रहे हैं, सुनो 1/2, ठीक। और एक बड़ा इसे कोष्ट लगा लो, कितने बड़ा कोष्ट। यहाँ पे लिखो x1, कुछ देर स्पेस छोड़ करके लिखो x2, और हमेशा प्लस का साइन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ चलो यहाँ से लिखते हैं। सिंपल लिखो क्या चाहिए 1/2, बड़ा वाला लगाओ और लिखो x1, ठीक। कुछ दूर स्पेस छोड़ के लिखो x2, और फिर कुछ देर स्पेस छोड़ करके यहाँ पे लिख लो क्या चाहिए x3, क्या लिख लो x3, है ना। अब ध्यान से सुनो, हमेशा y2 से शुरू होगा और आगे जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ऐसे ही फिर यहाँ से शुरू होगा y3 और माइनस y1, और x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, y1 माइनस y2, हाँ दिखाई दे रहा है इतना। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है y1 माइनस y2, ये कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनो, कभी भी ऑप्शन लो ना, कभी भी ऑप्शन तो ध्यान दो, यहाँ से क्या देखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, अगले क्वेश्चन में काम आएगा कि सर हम गुणा किसे करा रहे हैं, इसमें x1 से, इसमें x2 से और इसमें x3 से, किस ट्रायंगल के एरिया निकाले, ई वाला ट्रायंगल का कि ई वाला ट्रायंगल का। देखो हमेशा क्या करना है ना, ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि कैलकुलेशन कम पड़े। जैसे देखो कहना क्या चाहते हैं हम, ये x1 का मान हुआ, ये किसका मान हुआ x1 का, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2, और ये क्या है x3, और ये क्या है y3। तो हम जब किसी भी अंक का, मान लो x1 का मान यहाँ पे क्या डालेंगे 0, कितना है 0, तो अगर 0 से किसी से अंक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, कैलकुलेशन को बचाना है। और x3 का मान यहाँ पे मान लो डाल दिए 0, तो 0 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0। देख रहे हो कितना आसान हो गई चीज़ें,
ये सब पहले से माइंड में आना चाहिए, है ना। इसका मतलब सर अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/2, और इसका मान ही नहीं डालना है, क्यों डालना है, वो तो जीरो हो जाएगा। इसका भी नहीं डालेंगे, जीरो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका पहले काम कर लेते हैं। x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना 2, y3 का मान कितना है 4, y3 का मान 4, y1 का मान कितना है -2, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 6 दूनी का कितना है 12, यानी इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आया 6, कितना आया भाई 6, कितना आ गया 6, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 6 है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 6, और पूरे क्वाड्रेटल चतुर्भुज के एरिया क्या हो जाएगा 12। क्लियर है, समझते रहे चीज़ों को, आड़ते बढ़ते। देखिए एक तो भुजबलिया दिया है, भुजबलिया दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। बोल रहा है सर देखिए एक टेलीविज़न है, दो व्यक्ति है, इसमें दो तरीके से बोल रहा है। हम पूछे कि टेलीविज़न का प्राइस कितना है, तो बोल रहा है सर इतना तो नहीं पता, बस इतना पता है कि जो टेलीविज़न की कीमत है ना, प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। टेलीविज़न की जो कीमत है प्रिंटर से कितना कम है, 35,000। दूसरे व्यक्ति भी गए तो वो बोल रहा है कि नहीं, प्रिंटर की जो कीमत है वो टेलीविज़न से कितनी है, दुगुनी है, लेकिन इसमें से कोई ने टेलीविज़न का दाम नहीं बताया। देखिए आर्टिकल का प्राइस सेम रहता है, चाहे बोलने का तरीका बदल जाए। जैसे मान लो इस पेन का मूल्य है 20 रुपया, कोई बोल रहा है कि 40 का आधा है, तो 40 का आधा क रुपया, 20 रुपया, प्राइस चेंज थोड़ी ना होगा। 10 का 2 गुना है तो कितना है 20 रुपया, मान लो 5 का 4 गुना है तो फिर भी कितना है 20। बोलने का तरीका होता है अलग अलग, लेकिन आर्टिकल का प्राइस सेम होता है। ये सब क्यों समझा रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए भुजबलिया एक तरह का। जैसे देखो जो बोले लिखो, टेलीविज़न को टेलीविज़न की कीमत जो है प्रिंटर का मानेंगे भाई, प्रिंटर से 35,000 कम है। कितने कम है भाई, 35,000। पहला व्यक्ति बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं, प्रिंटर की जो कीमत है ना वो टेलीविज़न की दुगनी है। टेलीविज़न की दुगनी का मतलब ये हुआ कि क्या हम पी के जगह पे टूटी डाल दें, यहाँ पे टूटी अगर डाल देंगे, पी बराबर क्या है टूटी, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -t और माइनस 35,000, यानी टेलीविज़न का जो कीमत हो जाएगा कितने हो जाएगा भाई 35,000। क्लियर है, ये सीधा लाइन में भी बोल सकता था लेकिन घुमा के बोल रहा है। जिसे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ एज का। एक पिता है और उसका पुत्र है, और जो पिता है पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, 39 वर्ष थी। तो बोल रहा है कि मेरी वर्तमान यानी पुत्र का उम्र पूछ रहा है कि अभी कितनी है। देखो पहले आते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रेशियो नहीं लगेगा, है ना। देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे 10 वर्ष बड़ा हूँ, 10 वर्ष बड़ा का मतलब क्या है, बीच का अंतर है। मान लो मैं 40 वर्ष का तो तुम कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर जो है बड़ा छोटा जो है ये क्या, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डिफरेंस को, अंतर को। मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा का माने हुआ हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपया है, 100 रुपया है। ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इसमें यूज करेंगे। देखो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले फादर और जो सन पुत्र दोनों था उनका उम्र कितना था भाई, उनका उम्र कितना था 39 वर्ष। कब, 5 साल पहले। प्रेजेंट में अभी दोनों कितना का हो जाएगा 49। प्रेजेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उम्र जो पूछ रहा है वर्तमान का पूछ रहे हैं। 49 क्यों होगा, क्योंकि 10 जोड़ेंगे। 10 क्यों जोड़ेंगे, 5 पुत्र के लिए और 5 उसके फादर के लिए, दोनों वर्तमान में आएगा तो दोनों 5-5 साल बढ़ेगा। हम बोल रहे हैं फादर को एफ मानते हैं और सन को एस मानते हैं। हम बोल रहे दोनों का उम्र अभी कितने साल है, 49 साल, और दोनों के उम्र में अंतर कितने साल का है, तो बोले सर 25 साल का अंतर, यानी घटाओ बीच का अंतर, यानी कि पिताजी जो है सन से कितने बड़े हैं, 25 साल। हमसे सन का उम्र पूछ रहा है, क्या करो इसको जैसे कटाना है कटा लो। दोनों में से 49 में से घटाओगे 24 बटे कितना हो जाएगा 2। देखो कभी भी ऐसा जब वैल्यू देना तो प्लस वाला का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगा लो, माइनस वाला का निकालने के लिए इन दोनों को घटाओ और 2 से भाग लगा लो। कितने साल, 12 वर्ष। लड़के का उम्र कितना साल हो जाएगा, 12 साल। क्लियर है, बनाइए एक तब तक 1 मिनट। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ बउआ, सब निकल जाएगा, घबराना नहीं है। देखो एक वो रखा है कि यदि एक्स और वाई संख्या इतना के 2 अंक इस प्रकार हैं कि विभाज्य हैं। किससे विभाज्य भाई, 90 से। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। देखो डिविजिबिलिटी का अगर नियम पढ़िएगा, विभाज्यता का नियम अगर पढ़िएगा तो उसमें सिखाया जाता है कि कोई संख्या 90 से
कैसे कटेगी, कब कटेगी? तो वो उस ऐसी संख्या है जो 9 और 10 दोनों से कट जाए, वो संख्या 90 से कट जाएगी। किससे किससे कटे? 9 और 10। अब दो गो संख्या हो गया, 9 और कौन सा 10। पहले 9 से कटने का नियम समझते हैं। 9 से वही संख्या कटती है जो दी गई संख्याओं का योग 9 से क्या हो, कट जाए। और 10 से कटने का नियम सिंपल है, बस आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। सिंपल कॉन्सेप्ट, आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। 0 नहीं है, नहीं कटेगा। एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, यानी वाई का मान 0 होना चाहिए। वाई का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 से क्या होगा, कटेगा। 9 से कटने का नियम, 5 2 कितने हुआ, 7। 7। अब यहाँ पे एक्स का मान क्या रखना होगा, 2, क्योंकि 7 2 क्या होता है, 9, 9 से कट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना रखना होगा, 2। 2 + 0, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल एनालिसिस करने ही आया है ना, भागते चलने से नहीं होगा। चलिए देखो रखा है, 3 संख्याएं हैं, इस अनुपात में है, उनके वर्गों का योग इतना दिया है, तो उन संख्याओं का देखो, जो वर्ग देगा ना, वर्ग रेशियो में कभी भी प्लस माइनस देता है तो बिना चर लगाए हम लोग कटा उठा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी वर्ग दे, गुणनफल दे, सिंपल सी बात समझिए, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, गुना करना हो तो चर लगाना पड़ेगा, नहीं तो माइंड में आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, जिसे कहना क्या चाहते हैं समझिए। वर्गों का योग करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इन सबको जोड़ोगे तो 6 4 10 125 तो हो जाएगा। और वर्गों का योग कितना दिया है, 1250। 125 ये भी यूनिट में है, रेशियो में, और ये भी किस में है, ये ओरिजिनल में है। वही समझा रहे थे चर लगाने के लिए। ऐसे करोगे तो एक्स का मान निकलेगा ही नहीं, ठीक। तब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चर। ये कितना हो जाएगा, 8 के। अब जो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 के स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इन संख्याओं का वर्ग 125 के स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये कट जाएगा तो के बराबर √10। इस के का मान क्यों निकाले, क्योंकि आगे हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा था, क्या कि उन्हीं संख्याओं का गुणनफल बताइए। पहले तो वर्ग का स्क्वायर था, ठीक है, वर्गों का योग था, अब उन्हीं का गुणनफल बताइए। अगर मैं बोलूँ कि गुणनफल इनका बताओ, तो बोले सर देखिए, ये गुणा कराइए, 8 5 40, 6 240 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 240। 240 240 और गुना के क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के क्यू, के और के कितना हो जाएगा, के क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240, और के क्यू का मान यानी 10 रूट 10 का क्यू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2400 रूट कितना 10, 2 को 10, एक 10 बन जाएगा, और ये गुणा कराएंगे 240 में 2400 रूट 10, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब भी क्वेश्चन यार अपने से बना हुआ है ना। 2 बॉक्स चॉकलेट का अनुपात इस अनुपात में है, चॉकलेटों की संख्या का डिफरेंस, अंतर दिया। अंतर दिया मतलब क्या चीज़, घटाओ। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 2 का मान कितना, 1 का मान कितना, 14। बनाओ यार आंसर बताओ इसका। अब आंसर क्या है, तो निकल ही गया, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 14। 14 7 98। इसका मान बताइए। देखिए सिंपल, सर्स एंड इंडाइस, घातांक और करनी, जब बेस बराबर हो, दी गई जो भी डाटा है और गुना में और बेस बराबर है, सिंपल इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए पावर को, 4 3 7 2 9। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज स्पीड हमसे पूछ रखा है। जब डी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी। जैसे मैं यहाँ से, मान लो यहाँ से कहीं गया 10 का स्पीड से, वापिस उसी दूरी को आया कैसे, 20 से, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछता है। एवरेज स्पीड का मान है हुआ जाएंगे भी उसी स्पीड से और आएंगे भी उसी स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कब, जब एक ही दूरी को एक व्यक्ति एक चाल से जाए और दूसरे चाल से आए। जैसे एक शहर है पी और एक शहर है कौन, क्यू। एक व्यक्ति 60 का स्पीड से जा रहा है शहर पी से क्यू, फिर वापस 100 का स्पीड से आ रहा है क्यू से पी, यानी कि सेम दूरी को जा रहा है, सेम दूरी को आ रहा है, लेकिन स्पीड अलग अलग। हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि उसी दूरी उसी चाल से जाएगा और उसी चाल से आएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x + y। ये सब कॉन्सेप्ट है, लिखते चलो। 2x के मतलब पहला स्पीड, y के मतलब दूसरा स्पीड, और x + y यानी 160। इसका कटा लो, जो भी आंसर आएगा ये कट जाएगा तुम्हारा 100 से 100 25 25 3 75 किलोमीटर इसका पर आवर होगा। यानी एवरेज स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर। आइए टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रखा है, बनाते हैं इसको भी।
और अगर देखिए एक मोटर कार है, इतना स्पीड की गति से चलती है और प्रत्येक को घंटा बाद भाई 2 घंटा बाद इतना किलोमीटर बढ़ा देती है 360। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ज़्यादा चीज़ों को उलझना नहीं है। डिस्टेंस कितना है 360 ही है मात्र, बहुत सारा तरीका है, जितने उलझिएगा यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाना है, एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले हमसे पूछ रखा है कि देखिए एक मोटर कार जो है ना, वो इसकी स्पीड अभी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। हम बोले करना क्या ये बताओ, और अगर हमको 360 किलोमीटर की दूरी जाना है, कितने किलोमीटर 360 किलोमीटर, तो जाओ। और ऐसे नहीं, सिंपल 60 का स्पीड से नहीं जाएंगे, हर एक 2 घंटा बाद हम 15 का स्पीड बढ़ा लेंगे, यानी 60 से फिर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। सिंपल बनाएंगे। हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले 2 घंटा तुम 60 का स्पीड से चलोगे ना जी, तो अगर 60 का स्पीड से चलेगा 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में कौ किलोमीटर जाएगा 120 किलोमीटर। अब फिर वो 2 घंटा चलेगा। हम बोले अब तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई, पर सर पहले 60 था, अब मेरा स्पीड 15 बढ़ के अब कैसे हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगला 2 घंटा में कौ किलोमीटर जाएगा 150 किलोमीटर। हम बोले कर क्या रहे हो, 360 किलोमीटर बोराई की दूरी तय कर रहे हैं। 2 घंटा 4 घंटा हो गया, 360 में से कौ किलोमीटर जा चुका है 2, यानी 270 किलोमीटर। अभी हमारे पास कौ किलोमीटर जाना है, तो 90 किलोमीटर अभी जाना है। बोले कि अब तुम्हारा स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोले सर अब हमारा स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फिर 15 स्पीड बढ़ जाएगा, 15 बढ़ेगा तो अब 90 हो जाएगा, यानी कि जाने में उसको कौ घंटा लगेगा 1 घंटा, और टोटल टाइम कौ घंटा लगेगा 5 घंटा, काम खत्म। क्लियर। आइए एक ट्रिगो का क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी थोड़ा उलट पुलट करते हैं। देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन जो प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी प्रीलिम्स जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल तक के भी कह सकते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना एंगल पुटिंग से बन जाता है, फटाक से डालिए निकालिए, अगर फार्मूला याद आता है और अच्छी बात है, एंगल पुटिंग से भी बना देते हैं। जैसे इसको देखिए, जैसे बनाना है बनाइए, फार्मूला तो आप घर पे भी बना दीजिएगा। एंगल पुटिंग का थोड़ा सा मेथड समझते हैं। देखो पहले तो जीरो डालते हैं 90, यहाँ पे जीरो डालोगे ना तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ऐसा वैल्यू नहीं डालते हैं कि ऊपर जीरो आए, इनडिफिनिट आए, अनडिफाइन अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ऐसा वैल्यू नहीं डालते हैं। तो मान लो यहाँ पे थीटा का मान हम क्या डाल दिए 60 डिग्री, थीटा का मान क्या दे दिया 60 डिग्री। इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो समझा रहे हैं। तो अगर थीटा का मान यहाँ पे 60 डालेंगे तो इसको पहले कैलकुलेट करना है। 1 cos 60 का मान होता है sin 30 का मान, यानी 1/2, और फिर 1 + 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाएगा नीचे 3/2, 2 2 कट जाएगा, 1/3 √3। √3 क्यों, क्योंकि ये रूट में था, ये सारा रूट में है, हमने रूट डायरेक्ट नहीं लगाया, लास्ट में जाके लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, थीटा का मान 60 रख के, तो कितना है 1/3, ये 1/√3 आंसर हो जाता है ना। कब, जब ऐसा अगर ऑप्शन में 1/√3 देता तब, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तब हम लोग एक स्टेप और आगे करना होता है क्या, कि हम बाकी ऑप्शन में भी थीटा बराबर कितना डालेंगे 60, थीटा बराबर कितना डालेंगे 60, और चेक करेंगे कि किस में 1/√3 आ जा रहा है। जैसे कोसेक 60 यानी कि सेक 30 का मान, सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, और कॉट इसका मान tan 30 का मान 1/√3, ये हो जाएगा 3/√3। ये क्या हो जाएगा 3/√3, यानी कि √3, 3/√3 या फिर √3 दोनों एक ही बराबर है ना, परिमेयकरण करके लिखे हैं। हमें क्या लाना है 1/√3, ये क्या है √3, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, यानी ऑप्शन है गलत। ठीक है, ये सारा देखो जब थीटा पे काम करेंगे हम लोग ना एंगल पुटिंग पे, ये सारा माइंड में आ जाएगा, इतना करना भी नहीं पड़ेगा है ना, सब माइंड में कैलकुलेशन होने लगता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ऑप्शन चेक करते हैं। बोले सर देखिए सेम वही है वैल्यू, बस यहाँ पे माइनस है, बन गया ये, तो देखो ये आ जाएगा 1/√3, 2 में से 1 गया 1/√3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट में कभी भी देखो, कभी भी ऊपर जाना ही नहीं, नीचे आना है कभी भी, ऊपर कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एग्जाम हो घर हो कभी नहीं। वो रखा देखिए 2013 में ना बेची गई साइकिलों की संख्या 17 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना परसेंट है। बोले 13 में कितना है भाई बता, कितना है 45, 17 में कितना है 90, कितना परसेंट है 50। अब ये भी बनाना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ो। ये तो भागा है, खुद से बनाओ है ना। ऐसे भी देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड करना है
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 3 आएगा। डेसिमल को अभी छोड़ो, डेसिमल 1 अंक बाद लगेगा कि 2 अंक की 10 अंक, पहले इसको भाग भी लगाओ तो 243 आएगा। ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है 243, भाग लगा लेना है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा समझने लायक, बहुलक का माध्यमादि का बहुलक जब पढ़ेंगे ना इसको और डिटेल में समझेंगे, जब तालिका दे करके समसम से सवाल पूछे। क्वेश्चन कट नहीं रहा है ना, आइए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि क्वेश्चन कटे ना। जब मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे ना इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी ऐसा समझा देंगे कि समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। देखो क्या देता है ये हमें एक तालिका दिया है, ठीक। इस तालिका को आप ध्यान से पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए। बहुलक बताइए, बहुलक क्या होता है? बहुलक हम कैसे निकालते हैं? जैसे 30-40 को डाटा देता है हमको, उसमें बहुलक पूछ देगा तो बहुलक वही होता है जो संख्या ज़्यादा बार आती है। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखा है 5 5 5, उसमें ज़्यादा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? बहुलक। तो बहुलक वही होता है एक चीज़ से कि हम क्या, जिसकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो तालिका में ज़्यादा बार आए, ठीक। इस क्वेश्चन में हमसे पढ़ने के बाद पता चला कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह के इलाके के 40 घरों की संख्या दे रखा है। कितने घरों की? 40। आप इसको पढ़िए और हमको बहुलक निकालिए, क्या ये डाटा दिया है, ठीक। अब इसके मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये क्या समझता है। देखो, परिवार की माप का माने ये होता है कि ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 10। कैसे परिवारों की? उस गांव में जाइएगा तो उस घर में ऐसा घर होगा जिसके घर में या तो 2 मेंबर होंगे या तो 3 मेंबर होंगे। ये 4 नहीं गिनाता है, 2 से 4 रेंज दिया है लेकिन 4 नहीं गिनाता है। उस घर में या तो 2 गो मेंबर होगा या तो 3 गो मेंबर होगा। और ऐसे उस इलाके में घरों की संख्या, परिवारों की संख्या कितनी है? 10। थोड़ी सी चीज़ें ये समझ में आनी होगी। आइए एक और समझते हैं ना, समझ में आ जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, बस यही समझा रहे हैं। इंडिकेट करता है कि इस घर में ऐसे परिवारों, उस इलाके में ऐसे परिवारों की संख्या 8 है। कैसे परिवारों की? जिस परिवारों में सदस्यों की संख्या या तो 4 होगी या तो कितनी होगी? 5 होगी, ठीक। हम ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि ऐसे उस इलाके में परिवारों की संख्या किसकी ज़्यादा है, किसकी क्या है? ज़्यादा है। तो बोले सर कि ज़्यादा निकालना है तो इतना क्या सोचना है, ये तो क्लियर है कि परिवारों की संख्या रेंज, यानी इस रेंज में 6 से 8 में परिवारों की संख्या कितनी है? ज़्यादा है। कितनी है भाई? 12। ये पहला काम होता है बहुलक निकालने के लिए, निकालना। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कभी बहुलक पूछे ना, मीन मीडियन मोड बहुलक, तो बहुलक का कॉन्सेप्ट होता है एल। एल क्या होता है समझाएंगे। प्लस यहाँ पे लिखिए F1 माइनस F0, और यहाँ पे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। ये सारा चीज़ समझा रहे हैं क्या होता है। अब सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 12 को पहले समझते हैं। एल क्या होता है? एल मतलब लोअर, लोअर निम्न। उस घर, जिस घर के बहुलक है तो उस घर की निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन है? इसका बहुलक कितना है? 12। तो इसका निचला कौन है? निचला कितना है? 6। यानी कम से कम उस घर में, उस इलाके के इस परिवार में, उस घर में कितने लोग रख सकते हैं? 6, ठीक है। यानी एल का वैल्यू हम निकाल लिए। एल का वैल्यू कितना निकाल लिए? 6। अगर सॉल्यूशन किया जाए तो एल का वैल्यू कितना निकाल दिए? 6। क्लियर है? अब बोले सर कि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। F1 क्या होता है? बहुआ जो बहुलक होता है ना, यही होता है F1। जो बहुलक होता है, जो ज़्यादा बार आता है, वहीं क्या होता है? F1। इसके ऊपर जाओगे ना तो ये 0 से शुरू हो जाता है, F1 0, फिर आगे जाओगे माइनस में हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ोगे तो ये बढ़ेगा, उधर जाने पे घटेगा, ठीक। तो ये हो जाता है F1, उसके आगे वाला F2, उसके पीछे वाला F0। तो अगर F1 का मान पूछे तो बोले सर लिखिए सिंपल 12। F0 का मान अगर पूछे तो क्या दिया है? 8। और 2F1, F1 12 था तो 12 दूनी का 24, F0 कितना? 8, और F2 कितना है? 6। तो क्या लगा देंगे? 6। अब H कितना है? H मतलब होता है कि दिए गए परिवारों का जो माप दिया है, रेंज जिसको बोलते हैं, उनके बीच का अंतर। बीच का अंतर सबका देखो सेम है, कितना है? 2। कितने हैं? 2। तो यहाँ पे H का मान क्या हो जाता है? 2। H का मान क्या हो जाएगा? 2। बात खत्म। अब तो बना दीजिए, ये 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4, 814, यानी कि 10 बटे कितने हो जाएगा? 2। यानी ये हो जाएगा 6.8। उसका बहुलक कितना है भाई? 6.8। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब घर पे ही बना लेना है ना। बेसिक क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन तो लग रहा है कि मतलब जितने लड़के बैठेंगे ना सब के सब बना देगा। इसमें बनाने में कोई ये नहीं है वाहवाही मिलेगा ना नौकरी मिलने वाला है ना। क्वेश्चन
मेरिट लिस्ट में नाम वो आएगा जो है ना डिफ़िकल्ट, 2-4 क्वेश्चन बनाना है, उसको उसको चीज़ों को सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, ये तो सब बना के आएगा। इसको बना लेना है। देखो बीच का अंतर 52 इस अनुपात में है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 13 चौका 92 13 7 91। अब क्या ही बोले हम, इसको बना लेना, आंसर बताना। आ जाइए, क्वेश्चन और देखा है कौन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड का हमको वैल्यू दे रखा है 12 14 और कितने 16। हमसे एरिया पूछ रहा है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोलेस ट्रायंगल हो तो बहुत आसान है। ये ऐसा जब ट्रायंगल देता है जिसको तीनों साइड बराबर ही ना हो, तब एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग 10th में, कि लिखिए एस, एस माइनस ए, हीरो फार्मूला बोलते हैं, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, अब बोले सर कि इतना बताइए तो ये एस क्या होता है। अब एस आ गया एक नया चीज़, ए मतलब पहला साइड, बी मतलब दूसरा साइड, सी मतलब तीसरा साइड। क्लियर है? एस क्या है? एस होता है सेमी परिमीटर। सेमी परिमीटर मतलब तीनों भुजाओं को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए। कॉन्सेप्ट है, लिखना है कहीं तो लिख लो, है ना। अभी इसको बनाते हैं। देखो, और इसका एरिया निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, पहले एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों भुजा का जोड़िए 12 और कितना हो जाएगा 16, दूनी का 42, 42। ठीक है, ये 6 28 42, 42/2 कितना हो जाएगा 21। यानी सेमी परिमीटर हम निकाल लिए, कितना भाई 21। अब सिंपल लिखते जाओ जो दिया है यहाँ पे 21 का 21। ठीक, एस माइनस ए यानी कि सेमी परिमीटर यानी पहली भुजा को हटाएंगे, 21 में से 12 गया, कितना बचेगा 9। 21 में से 12 गया 9, वैल्यू नहीं पुट करना है, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करना है। एस यानी दूसरी भुजा 14 में से ई कटेगा कितना, 7। 21 में से 14 गया कितने 7, और ये 16 5 होता है 21, यानी 21 माइनस सी, 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम 3 गुना 3 लिख लेगा, क्योंकि ये 17 का 21 हो जाएगा, तो एक 21 बाहर निकल जाएगा, और ये 5 3 15 मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का 18 अगस्त शिफ्ट 1 का एनालिसिस हुआ। समझिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और सारी चीज़ें हैं ना बनाते रहना है, इसी में पढ़ते रहना है, सब होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।